नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा था। उस राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे लेते हुए हम आज भाग नंबर 5 के जो हमारा भाग नंबर 5 चल रहा है उसके अंदर अनुच्छेद 113 से लेके 120 तक पढ़ेंगे। ठीक है। कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको 112 तक अनुच्छेद करवा दिए थे, 105 से लेके 112 तक। उसके बाद में 113 से लेके 20 तक आज अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे भी इनके अंदर क्या कुछ होता है। 112 के अंदर मैंने आपको बता दिया था, बजट के बारे में चर्चा की थी हमने। ठीक है। आज हम देखते हैं सबसे पहले 113 के अंदर 113 भारत के संविधान का अनुच्छेद है, वो क्या बोलता है। अनुच्छेद 113 अनुदानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया से संबंधित। अनुदानों का क्या मतलब होता है? अनुदानों का ये मतलब होता है अगर हम किसी भी तरीके से संसद से रुपए निकालते हैं या भारत की जो संचित निधि है, एक हिसाब से जैसे कोई भी एक मंत्री है, एक मंत्री को संचित निधि से पैसा मांगना है तो वो किस दिशा में जाएगा? वो अनुमानों के दिशा में ही गिना जाएगा वो पैसा। ठीक है। भारत की संचित निधि पर आधारित अधिकांश व्याख्यान संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस खंड में किसी भी सदन के उन अनुमानों पर बहस के रूप में चर्चा नहीं की जाएगी। इस बात का क्या मतलब होता है? अगर कोई जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको इमरजेंसी देश के विकास के लिए कोई पैसे की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, तो वो बिल सिर्फ और सिर्फ 113 के अकॉर्डिंग देश उस पैसे के संबंध में चर्चा की जाएगी, अन्य किसी अनुमानों के ऊपर संसद के अंदर बहस नहीं की जाएगी। ये बात कौन कहता है? 113 का पार्ट नंबर 1। अन्य विषयों से संबंधित उक्त सभाओं का अधिकांश भाग लोकसभा को अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अधिकांश भाग का यह मतलब होता है अगर आपको किसी भी तरीके से भारत के संचित निधि से पैसा निकालना है, जैसे कोई भी आपको एक हाईवे बनाना, तो उसके लिए आपको 5,000 करोड़ की, 7,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा विषय या दोनों सभाओं में से आप अधिकांश भाग कहाँ पे लेके जाओगे? अधिकांश भाग लोकसभा के अंदर आप पेश करोगे भी हमें इतने रुपए की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, वो सारी आपको बतानी होगी। किसके अंतर्गत बतानी होगी? अनुच्छेद 113 के अंतर्गत वो सारी चर्चा आपको करनी होगी भी हमें इस काम के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है। और लोग के पास किसी भी मांग पर सहमति या सहमति देने से इनकार करने की शक्ति होगी। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का लोक यानी लोकसभा की बात कर रहा है ये। लोकसभा के पास क्या है? और लोकसभा के पास किसी भी मांग, यानी कोई भी मंत्री आके अभी ऐसे थोड़ी ना बोलेगा जैसे मेरे को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। किसी भी मांग की सहमति, अगर लोकसभा 10,000 करोड़ किसी ने मांग लिए तो लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा उसके बारे में एक बार चर्चा करेगी। ठीक है। सहमति या सहमति देने या इनकार न करने की शक्ति होती है। लोकसभा चाहेगी तो वो बिल पास हो जाएगा 10,000 करोड़ का। अगर लोकसभा चाहेगी तो वो बिल पास नहीं होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होगा। या शेष राशि की कमी के संबंध में किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए भी शामिल किया गया है। शेष राशि का क्या मतलब होता है? जैसे आप एक भारत के अंदर भारतमाला रोड का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। कौन सी माला? भारतमाला रोड का निर्माण कर रही हो। भारतमाला रोड के लिए आपको दिए थे 50,000 करोड़। कितने दिए थे? 50,000 करोड़ रुपए दिए थे। आपने उस रुपयों को, सारे के सारे रुपए आपने उस निर्माण के अंदर खर्च कर दिए। भारतमाला रोड का निर्माण कर रहे थे, उसके अंदर आपने खर्च कर दिए 50,000 करोड़। आपने पहले तो सोचा था भी इतने रुपए 50,000 करोड़ से भारतमाला रोड का निर्माण हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको पता चला बाद में महंगाई होगी, जो सामान रोड बनाने के लिए काम में लिया जाता है वो महंगा हो गया, तो 50,000 करोड़ क्या हो गए? रुपए कम पड़ गए। तो आपको जो शेष राशि या अधिक राशि, शेष राशि की कमी के संबंध में ये देख लेना, शेष राशि की यहाँ पे कमी हो रही है ना, कमी के संबंध में मांग को स्वीकार करने के लिए शामिल किया गया है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मंत्री आके किसी भी काम को, पहले वो काम शुरू किया गया है उसके द्वारा, उसके बाद में अगर रुपए की कमी हो जाएगी तो उसको स्वीकार करना ही होगा। किसे करना होगा? लोकसभा को। ठीक है। यही इस बात की बारे में चर्चा कर रहा है 113। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। देख लेना, राष्ट्रपति की मंजूरी, यानी अगर आपको रुपए निकालने हैं तो आपको उससे सबसे पहले क्या करना होगा? राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। दोनों विषयों में सबसे ज्यादा लोकसभा को महत्व दिया गया है, और लोकसभा के पास कौन सी शक्ति है?
किसी भी सहमति से, या तो वो सहमति से पैसे दे सकते हैं या इनकार भी कर सकते हैं, उसके ऊपर दबाव नहीं है। लेकिन शेष राशि के लिए या शेष राशि की कमी के संबंध में किसी भी मांग को स्वीकार करने की शक्ति भी शामिल है। ठीक है, अगर आपको शेष काम करने के लिए कुछ पैसों की और आवश्यकता है तो उसको लोकसभा को आपको देने ही होंगे। ये बात कौन कर रहा है? अनुच्छेद 113 कर रहा है। अनुदानों के संबंध में संसद की प्रक्रिया से संबंधित है। आपको अगर रुपए कढ़ाने हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, और दोनों सभाओं में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है? लोकसभा की है। लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा वित्त विधेयक या धन विधेयक आते हैं, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में बारी आती है 114 के अनुसार विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का क्या मतलब होता है? सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। विनियोग विधेयक का ये मतलब होता है सरकार किसी भी तरीके से, देख लेना आपने 113 के अंदर कैसे कैसे रुपए निकालने हैं, किन किन काम के लिए निकालने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? विनियोग विधेयक के अंदर क्या बोला जाएगा? आपको किस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम को आपको संसद के अंदर रखना होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखना होगा। ये देख लेना है, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। कौन देता है? विनियोग विधेयक देता है। किसको देता है? केंद्र सरकार को। विनियोग का अर्थ है उस धन से संदर्भित करता है जिसे भविष्य के उपयोग या कुछ उद्देश्यों से अलग रखा जाता है। क्या रखा जाता है? भविष्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, भविष्य के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको धन की आवश्यकता है, तो आपको जो धन उस काम के लिए अलग रखना होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको ही विनियोग विधेयक बोलते हैं। कुछ काम के लिए या भविष्य के अंदर उद्देश्यों के लिए अलग रखा जाता है। छोटे और बड़े पैमाने के संगठनों सहित सभी प्रकार के व्यवसाय, छोटे और बड़े पैमाने यानी अगर देश के विकास के लिए कोई ऐसा तो है नहीं है अभी रोड बना दी, रेलगाड़ी की लाइनें बिछा दी, रेलगाड़ी चला दी और देश का विकास हो गया। जब तक आपका ग्रामीण तबका, आपका जमीनी स्तर, धरातलीय स्तर कमजोर होगा, तब तक आप कितनी लाइनें बिछा लेना, कितने हवाई जहाज खरीद लेना, उड़ा लेना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात कर रहा है, सहित बड़े छोटे पैमानों के और संगठनों के सहित सभी प्रकार के व्यवसाय, सभी प्रकार के व्यवसाय की बात हो रही है। एक विशिष्ट राशि को अलग रखते हैं, यानी कुछ रुपए अलग रखे जाते हैं सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए, ताकि वे भविष्य की घटनाओं के लिए उपयोग कर सकें। भविष्य की घटनाओं का मतलब ये होता है जैसे कोई इमरजेंसी आन पड़ी, अभी कोरोना आया था तो कोई पता थोड़ी था ना भी कोरोना आएगा, देश के अंदर 6 मंथ या 1 साल तक लॉकडाउन लगा रहेगा, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो जब ऐसी विपदा आन पड़े तो उस समय विनियोग विधेयक से राशि निकाल के क्या की जाती है? अपने यूज के अंदर सरकार लेती है। ऐसे उद्देश्यों की धन परियोजनाओं को विनियोग के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गई ना बात? कैसे जाना जाता है मैंने आपको बता दिया। इमरजेंसी फंड या किसी भी तरीके से आप रुपए निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? विधेयक के माध्यम से आप निकाल सकते हो। छोटे मोटे व्यवसायों को करने के लिए आप उस राशि को अलग भी रख सकते हो, या भविष्य के अंदर होने वाली घटनाओं के लिए उपयोग में कर सकते हो। उस क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं। हालांकि किसी वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक के पुनः स्थापन हेतु अनुमति के प्रस्ताव को उसी समय सभा के मतदान के लिए रखा जाता है। मतदान का ये मतलब होता है आपने रुपए निकाल लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से, ठीक है, तो मतदान के लिए ये रखा जाता है भी आप जो रुपए निकाल रहे हो कितने लोग आपके पक्ष में है या कितने लोग आपके फेवर में है, बात की चर्चा करता है। विधेयक पुनः स्थापित किए जाने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। राजपत्र का मतलब रिकॉर्ड के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाता है। कोई विधेयक अध्यक्ष की अनुमति से पुनः स्थापन से पूर्व भी राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है। अध्यक्ष की अनुमति से पुनः स्थापन से यानी अध्यक्ष की अनुमति के द्वारा उस विधेयक को राजपत्र से आप निकाल के दोबारा पढ़ के फिर राजपत्र में पुनः स्थापित कर सकते हो। ये बात हमारा कौन कहता है? 114 आर्टिकल भारत के संविधान का भाग नंबर 5 के है जो अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अतिरिक्त या अधिक अनुदान के साथ अनुपूर्वक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त यानी अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपने पहले लोकसभा से या राज्यसभा से पैसे की मांग की थी, आपको भारत की संचित निधि से निकाल के पैसा दे दिया गया, आपके पास धन, महंगाई होने की वजह से धन की कमी आ गई, तो आपको अतिरिक्त धन चाहिए या अधिक अनुदान के साथ
अनुपूर्वक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त और अनुदान, अधिक अनुदान की तो बात एक ही है, लेकिन अनुपूर्वक अनुदान क्या होता है? अनुपूर्वक जो आपको निकाल के दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के विस्तार के रूप में समझा जा सकता है। 14 के अंदर मैंने आपको बताया था भी किस किस काम के लिए पैसा निकालना है, कैसे निकालना, और आप उसको भविष्य के अंदर होने वाली आपदा के लिए आप उसको सेफ रख सकते हो। भी कभी भी भविष्य के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उस पैसे को आप उस समय उपयोग में ले सकते हो। यह उन सभी प्रोटोकॉल और प्रावधानों के लिए निर्धारित करता है जिनका सरकार को तब पालन करना होता है जब उन्हें अतिरिक्त, अनुपूरक और अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। 114 के अंदर आपने धन निकाल लिया और 115 के अंदर जो 114 के अनुरूप या 114 के द्वारा धन निकाला गया था, 115 के अंदर आपको उसको कैसे खर्चना है, इन सभी चीज चर्चा की गई। ठीक है, 114 के अंदर आपने बता दिया भी इन कारणों के लिए हमें पैसा चाहिए, आपने निकाल के एक अपनी सेफ जगह पे रख लिया। और 115 के अंदर इसने क्या बोला है? 114 के द्वारा निकाला गया धन आप कहां कहां खर्च करोगे, कैसे कैसे खर्च करोगे, सबकी चर्चा अतिरिक्त, अनुरूप और अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद 116 की। 116 के अनुसार लेखा अनुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में है। लेखा अनुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में है। इसे भारत सरकार की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है और आमतौर पर एक नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिए जारी किया जाता है। अग्रिम अनुदान की आवश्यकता होती है, अगर आपको जल्द से जल्द आवश्यकता हो धन की तो उसे अग्रिम अनुदान बोलते हैं। ठीक है, कुछ शुरुआती महीनों के लिए रखा जाता है। संशोधन ने स्पष्ट रूप से लोगों की सभा को खाते पर वोट, क्रेडिट पर वोट और असाधारण अनुदान के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की है, जिसमें भारत की समेकित कोष या संसमेक्षित कोष से इन अनुदानों के लिए धन निकालने की शक्ति भी शामिल है। आप लेखा अनुदान से या अग्रिम अनुदान से इमरजेंसी के अंदर भी धन निकाल सकते हो, आपके पास शक्ति है। कौन से आर्टिकल के अंदर? 116 आर्टिकल के अंदर आपको ये प्राप्त है। इसके बाद में बारी आती है 117 की। 117 के अंदर क्या बोल रहा है? 117 के कुछ पार्ट हैं, तो 117 का पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि अंतर्गत वित्तीय विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। वित्तीय विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? 117 को। धन विधेयकों की तरह उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा दो संसद के सदन होते हैं, तो वित्त विधेयक या धन विधेयक होगा उन्हें कहाँ पे रखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर रखा जाएगा। तथापि धन संबंधी अन्य प्रतिबंध इस श्रेणी के विधेयकों पर लागू नहीं होते। यानी तथापि धन संबंधी अन्य प्रतिबंध, धन से संबंधित अन्य अगर कोई बिल हो गया या कोई क्या हो गया, अगर कोई विधेयक हो गया तो वो इस श्रेणी के अंदर नहीं आते, उनको आप लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन के अंदर पेश। ऐसे विधेयक जिसमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होने का ये मतलब होता है, सरकार है, अगर सरकार को देश के विकास के लिए बहुत सी आवश्यकता होती है, बहुत सी पैसे की, ठीक है, तो उन सभी पैसे की आवश्यकता की चर्चा जहाँ पे की जाती है उन्हें क्या बोला जाता है? धन विधेयक बोला जाता है। सिर्फ और सिर्फ सभा के अंदर पेश किया जाता है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में है, मैंने आपको कल बता दिया था। जुर्माने या अन्य धन संबंधी शक्तियों के अधीन अधिरोपित होता है। जुर्माने का क्या मतलब होता है? आपको जुर्माने से या अन्य सभी तरीकों से पैसा आता है ना, उन सब के बारे में चर्चा की गई। 117(2) के अंदर किसी विधेयक या संशोधन को केवल इस कारण पूर्वोक्त मामलों में से किसी के लिए प्रावधान करने वाला नहीं माना जाएगा। यह जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने के लिए या लाइसेंस की मांग या भुगतान या सेवा के लिए शुल्क के लिए प्रदान करता है। 117 के अंदर किन किन बातों की चर्चा की गई है? लाइसेंस के ऊपर जो आपके पास से बिल किया जाता है ना, आजकल तो 600-650 रुपये हो गए, सबके बारे में चर्चा करता है। लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग। दूसरा, आर्थिक दंड, अगर किसी को हर्जाना लगा दिया, जैसे अगर किसी ने चोरी की तो उसके ऊपर सरकार लगाती है ना 500 का, सॉरी 5,000, 10,000 का, आपके पास 1 लाख का जुर्माना है, वो सभी जुर्मानों का जो धन जाएगा 117(2) के अंतर्गत भारत की के अंदर जाता है। 103 के तहत व्यवस्था किया गया है कि जिस विधेयक को अधिनियमित
और लागू किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा करने के लिए उस सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं की जाएगी। ये बात मैंने आपको बताई थी कि आपको अगर धन निकालना है तो 1/3 के अंदर से आपको किससे अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति से अनुमति लेगी, राष्ट्रपति से अनुमति ली। ठीक है, के बाद में हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर नेक्स्ट की 118(1). ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन को नियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संसद के इस प्रावधान के तहत राज्यसभा 2 जून 1964 को अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज के संचालन के लिए विनियमित करने या नियमों के पालन को अपनाया था। 118 के अंदर संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्यों को संचालन या विनियमित यानी कार्यों को चलाने या कार्यों को दोबारा देखने या शुरू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। आप कैसे कैसे क्या क्या काम करोगे, कैसे कैसे धन निकालोगे, कैसे कैसे उस धन को लगाओगे, कौन कौन निकाल के देगा, कौन कौन जब निकालेगा उसके पास होगा, इन सब बातों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? 118 के पार्ट नंबर 1 के अंदर। 118 के पार्ट नंबर 2 या खंड 2 में यह व्यवस्था की गई है अभी, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनेगा, धन निकालने का नियम नहीं बनेगा, तब तक इस संविधान से लागू होने से ठीक पहले जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवर्तित थे, वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूलों के साथ जिन्हें राज्यसभा की सभापति अथवा लोकसभा का अध्यक्ष जैसी स्थिति करे संसद के संबंध में किया जाता है। इस बात का क्या मतलब होता है? आप जब तक नया कानून नहीं बना लेंगे, नया कानून बनाने से पहले जो कानून चल रहे थे उसी कानून के अनुरूप आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत संसद नियम बनाए। अभी तक ऐसा 3 बार हुआ है जब तक संसद संयुक्त बैठक में विधेयक पर विचार पारित किया गया है। नियम बनाने पर ही, अगर आपको नियम बनाना है तो आपके पास जितने भी एमपी हैं तो वो सारे के सारे आपके फेवर में तो नहीं होते, ऐसे भी होते हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, तो उन सब के बारे में चर्चा किया गया है। जब दोनों देख लेना, राज्यसभा और लोकसभा की आपस के अंदर नियम बनाने के अंदर नहीं बनती तो बैठक होती है। मैंने आपको बताया था इस आर्टिकल के अंदर होती है संयुक्त बैठक। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे संयुक्त बैठक में विधेयक पर विचार पारित किया गया है, कब तक, कितनी बार किया गया? अब तक 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो खंड 3 के तहत बनाई गई प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अध्यक्षता करेगा। किसी भी स्थिति के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष अगर लोकसभा के अंदर नहीं है 118(4) के अंतर्गत, तो क्या होता है? तो लोकसभा के द्वारा तो खंड 3 के अंतर्गत बताया गया ना, 3 के अंतर्गत बनाई गई प्रक्रिया, ये मैंने आपको बताया था 118 के अंतर्गत जो आप प्रक्रिया बनाओगे, प्रक्रिया बनाई गई नियमों का निर्धारित किया जा सकता है, अध्यक्षता करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अध्यक्षता करेगा तो उसे 118 के अंतर्गत जो नियम बनाए थे उन सभी नियमों का क्या करना होगा? पालन करना होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 119 की। 119 को देखें तो इसमें वित्तीय मामलों और व्यापार के संचालन से संबंधित कानून बनाया जा सकता है। इसको वित्तीय मामले कौन कौन से होते हैं? जो धन से संबंधित होते हैं, और व्यापार से संचालन, अभी देख लेना, धन से संबंधित मामले होते हैं जैसे हमारे भारत के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जो विदेशों के अंदर बेची जाती हैं, तो व्यापार से संबंधित कानून कौन बनाएगा? 119 के अंतर्गत संसद बनाएगी। ठीक है, और वित्तीय मामलों से संबंधित कानून कौन बनाएगा? 119 के अंतर्गत कौन बनाएगा? ये भी संसद बनाएगी। आपको पता चल गया ना, वित्तीय मामले जो धन से संबंधित होते हैं, व्यापार के मामले जो जैसे अभी किसी भी कंट्री से क्या खरीदे आपने? राफेल खरीदे, तो राफेल ऐसे तो है नहीं भी अगले ने गिफ्ट दे दिए इतने राफेल, नहीं देता ना ऐसे कोई, तो उन राफेल को आप खरीद रहे हो तो राफेल की जो पेमेंट आपको करनी होगी वो पेमेंट कहाँ से निकलेगी? भारत की संचित निधि से। संचित निधि से कैसे निकलती है? जब लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा बिल पास किया जाए तब। ठीक है, तो उन सभी के बारे में कानून बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119 के वित्तीय मामलों से संबंधित कानून बनाने के मामले में अन्य अनुच्छेदों की तुलना अधिक शक्तियां और अधिकार है। कानून बनाने की शक्तियां तो मैंने आपको बता दिया था 118 2 और 3 के अंतर्गत भी आती है।
लेकिन उन सभी से ज्यादा शक्तियां 119 के अंतर्गत दी गई है। किसे दी गई है? लोकसभा और राज्यसभा यानी भारत के संसद को दी गई। के बाद में अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उस लोप कर दिया गया हो। उदाहरण के लिए जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, तो लोकसभा के अंदर तो अंग्रेजी कंपलसरी भाषाएं होती है दो, और हिंदी कंपलसरी होती है। वैसे अभी देख लेना, जो इधर से तमिल साइड से या जो दक्षिण भारत से आते हैं ना, उन सबको अंग्रेजी ज़्यादा आती है और हिंदी कम आती है, तो इसीलिए संसद के अंदर ज़्यादा अंग्रेजी जाती है। और राज्यसभा से जो सदस्य आएंगे या राज्यसभा के अंदर जो मेंबर आएंगे ना, वो हर एक स्टेट के अंदर होंगे क्या, और हर एक स्टेट के अंदर हिंदी और अंग्रेजी बोली नहीं जाती। तो इनको बोलने के लिए क्या किया जाता है, इनकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार इनको दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य। कैसे दिया जाता है? मातृभाषा बोलने का अधिकार दिया जाता है। कौन देता है? अनुच्छेद 120 देता है। और भाग नंबर 17, जो भारत भाग नंबर 5 कर रहे हैं ना अभी, भाग नंबर 17 के अंतर संसद की भाषाओं का जिक्र है। मैं जब भाग नंबर 17 कराऊंगा तब आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। राज्यसभा के अंदर सदस्य होंगे, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए उनकी मदर लैंग्वेज या मदर टंग बोलने के लिए उनको यह अधिकार होता है भी आप अपनी मातृभाषा के अंदर बात कर सकते हो। मातृभाषा को हिंदी या अंग्रेजी के अंदर बदलने के लिए उनको एक ट्रांसलेट दिया जाता है। ट्रांसलेट समझते हो ना? जैसे अभी कोई दक्षिण भारत से आया है तो उसकी मातृभाषा तमिल है, ठीक है। तमिल अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो अगर ये कोई एमपी है, एमपी अगर कोई तमिल के अंदर बात कर रहा है, तो इस एमपी को क्या दिया जाएगा? एक व्यक्ति दिया जाएगा जो तमिल की भाषा भी जानता हो और उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, दोनों भाषाओं का क्या हो? ज्ञान हो। तो ये इधर एमपी इसको तमिल के अंदर बताएगा और ये आगे लोकसभा या राज्यसभा के अंदर किसके अंदर रखेगा? ये बात हिंदी और इंग्लिश के अंदर रख देगा। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है? ट्रांसलेट दिया जाता है। भी अगर आप संसद के अंदर आगे, संसद के अंदर आगे जीत के या राज्यसभा के द्वारा किसी भी तरीके से आप संसद के अंदर आगे आप एमपी बन गए, अगर आपकी बात ही ना आपके साथियों ने सुनी, फिर आपका वहां पे बैठने का क्या मतलब हो? नहीं होगा ना। इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 120 के अंदर जो जितने भी विधायक, जितने भी एमपी होते हैं, उनको अपनी मदर लैंग्वेज बोलने का क्या होता है? अधिकार होता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 120 तक मैंने आपको बोला था, तो 120 तक हो गए। और ये देख लेना दोस्तों, नानक क्लासेज का आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नानक क्लासेज का ये हमारा लोगो होगा, नानक क्लासेज का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर क्या है? फ्रीडम सेल, यानी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर इसके अंदर सेल चल रही है। जितनी भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, नोट्स और ई बुक इसके अंदर है, 12 से 15 अगस्त तक आपको ये ऑफर दिया गया है। और सेल कितने की है? ये 50% की सेल है। तो जल्द से जल्द इस सेल की या इस सेल का फायदा उठाएं और आपको क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज मिल जाएगी राजस्थान के लेवल की, प्रत्येक आरएएस से लेके बीएसटीसी तक सभी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, वीडियो कोर्स भी उपलब्ध हैं और नोट्स और ई बुक भी इसके ऊपर उपलब्ध हैं। और 12 से 15 अगस्त तक इसके ऊपर क्या रहेगी? सेल का या ऑफर रहेगा। अगर आपको किसी भी तरीके से दिक्कत हो रही है तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और नेक्स्ट क्लास के अंदर 121 से लेके आगे अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।